नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। भारतीय राजनीति में औरंगजेब और गोडसे की इन दिनों चर्चा हो रही है। यहाँ समझने वाली बात होगी कि किस तरह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर से निकला हुआ यह विवाद अब देश के बाकी भागों तक फैलता जा रहा है। दरअसल 7 जून की वो तारीख जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुए 350 साल हुए थे। इस खास मौके पर, इस खास तारीख पर एक विशेष वर्ग के लोग जिनसे शिवाजी महाराज ने लोहा लिया, वे औरंगजेब की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल करने लगे। टीपू सुल्तान का साथ में महिमा मंडन करने लगे। जिस तरह से वे एक इस्लामिक आक्रांता जिसने भारत के सनातन पर लगातार प्रहार किया, सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़े, किस तरह से उसने यातना देकर सनातनियों को मारा और उनका धर्मांतरण करवाया, इस कदर तक प्रताड़ित किया कि जिसकी मिसाल पूरे विश्व में कहीं नहीं दी जा सकती। ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जिससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे आक्रांता का जब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महिमा मंडन होता है तो स्वाभाविक रूप से जनता सड़कों पर निकलती है। कोल्हापुर के शिवाजी चौक से जब जनता लौट रही थी तब उन पर अचानक पथराव शुरू हो गया और एक बड़ा विवाद राष्ट्रीय स्तर में सुर्खियां बना गया। इस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक तीखा बयान आया और उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि ये औरंगजेब की औलादें कहां पैदा हो गई। जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हुई। इसकी प्रतिक्रिया आप अंदाजा लगाइए कहां से आई होगी। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी त्योरियां चढ़ा ली, गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने प्रश्न खड़ा किया। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। यहाँ गौर कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ तिलमिला कौन गए? मुस्लिमों के सबसे बड़ा रहनुमा बनने वाले ओवैसी। यह हमारे लिए विडंबना है कि वो भारत की संसद के ऐसे सदस्य हैं जो एक इस्लामिक आक्रांता के साथ खड़े हैं। जब बिना नाम लिया महाराष्ट्र से प्रतिक्रिया आई तो उन्होंने गोडसे और आप्टे पर प्रश्न खड़ा कर दिया। अब इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी यही नहीं थमी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से पत्रकारों ने जब इस बारे में प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर गोडसे को सपूत बता दिया और औरंगजेब के बारे में उन्होंने कहा कि वो तो विदेशी आक्रांता था। आप गिरिराज सिंह के मुखारबिन से सुनिए कि केंद्रीय गृह मंत्री आखिर गोडसे को सपूत क्यों बता रहे हैं। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव है। यहाँ जिस तरह से मौजूदा राज्य सरकार अचानक राम रामायण गाय गोबर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते जा रही है। हाल में ही एक राष्ट्रीय स्तर की रामायण प्रतियोगिता हुई रायगढ़ में, जहां राज्य सरकार ने 3 दिनों तक इस आयोजन को बेहद भव्य रूप देकर यह जाहिर करने की स्पष्ट रूप से कोशिश की कि सरकार राम के साथ खड़ी है। आमतौर पर कांग्रेस की यह नीति नहीं रही है किस तरह से हिंदुत्व के लिए इतने बड़े आयोजन की तैयारी की जाए। अब उसी छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के लिए खोलकर बात करने वाले, अपने बयानों से जाने जाने वाले गिरिराज सिंह ने इतना बड़ा बयान दिया है। जाहिर तौर पर जब उन्होंने गोडसे को सपूत बताया है तो इसकी चर्चा आने वाले दिनों में होगी। इससे पहले भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी गोडसे के बारे में इसी तरह की बात कही थी। तब उस बारे पता चला कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी नाराजगी प्रकट की है। गोडसे का महिमा मंडन करने से वैसे भारतीय जनता पार्टी बचती रही है, लेकिन उनके विरोधी खासकर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को गोडसे के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश करती है। बार बार आरएसएस पर आक्षेप लगाए जाते हैं, गांधी हत्या की तोहमत लगाई जाती है। हालांकि देश की सभी अदालतों ने इसे गलत माना। कई बार आरएसएस की ओर से मानहानि के मुकदमे भी दर्ज किए गए। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री का जो ताजा बयान आया है
उस पर जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसका गहरा असर होगा, वार पलटवार होंगे। राजनीति में इस तरह की बातें अक्सर लंबे समय तक चर्चा में रखी जाती है, खासकर तब जब चुनाव नज़दीक हैं। लेकिन इन सब से अलग यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर आज़ाद भारत में औरंगजेब का महिमा मंडन क्यों? आज़ाद भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक सड़क का नाम औरंगजेब मार्ग क्यों रखा गया? हुमायूं मार्ग क्यों रखा गया? अकबर मार्ग क्यों रखा गया? आखिर मुगलों का इस तरह से महिमा मंडन आज़ाद भारत में क्यों करवाया गया? हमारे पाठ्य पुस्तक में क्यों अकबर महान पढ़ाया गया? इस सब साजिश के पीछे कौन था? आखिर कोल्हापुर में 7 जून की तारीख को जानबूझकर ये सब क्यों करवाया गया? ऐसे हालात क्यों निर्मित किए जा रहे हैं? 2024 के पहले जब खासकर लोकसभा के चुनाव होंगे तब ऐसे माहौल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? देश में हिंदू मुस्लिमों के बीच उन्माद के हालात पैदा करने की ये कोशिश है। आगे ऐसे कई और कोशिशें देखने को मिल सकती है। हमें समझना होगा देश का विभाजन धर्म के आधार पर ही हुआ था। जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है तो भारत को अभी तक हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या समस्या है? हालांकि 1976 में संविधान की मूल भावना के विपरीत इमरजेंसी के हालात में इंदिरा गांधी ने आपातकाल में शासन करते हुए देश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को डलवा दिया। ऐसे हालात में जब समूचा विपक्ष और मीडिया जेल में थे, ऐसे समय में चुपके से देश को जो धर्मनिरपेक्ष घोषित करवाया गया उसके विरुद्ध अब देश के अनेक कोनों से आवाजें उठ रही है। खासकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे तमाम संत कथावाचक के अलावा अनेक राजनेता भी हिंदू राष्ट्र की बात को मुखरता से रख रहे हैं। ऐसे बदले बदले हालात में जब औरंगजेब का महिमा मंडन होगा तब आने वाले दिनों में देश की न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक दशा दिशा में भी इसका गहरा असर होगा। यहाँ हमें ये भी गौर करना होगा कि हमारे आसपास अभी भी औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले लोग विद्यमान हैं, लेकिन ऐसे लोग खुलकर नजर नहीं आते। जब वो संख्या में सीमित रहते हैं तब तो कहीं नजर नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में अनेक व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अनेक ऐसी साइट्स हैं जहां चुपके ये सब चल रहा है। देश की अमन शांति को खतरा पैदा करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके विरुद्ध हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।